अभी तक हमने पढ़ लिया है एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कितने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, कहां से लेके 1 से लेके 20 वो पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, ये सब जान लिया। अभी कुछ टॉपिक और है सिंपल टॉपिक से, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था एटॉमिक मास यूनिट, तो पहले एटॉमिक मास मतलब एटम के मास का यूनिट क्या रखे। जैसे कि देखो, अगर ये बॉटल है, इसमें पानी है, पानी का यूनिट क्या होता है, लीटर्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, लीटर्स में। बोलते हैं ना कितना लीटर पानी उतना लीटर पानी। अगर तुम्हारी बॉडी का वजन किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, वैसे ही टाइम को इसमें नापते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर में। तो अभी बात आई कि एटॉमिक मास को कैसे नापे, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है, तो उसको नापने के लिए साइंटिस्ट लोग ने बोला कि एटॉमिक मास का यूनिट रखो रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या रखो, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कब की बात है, ये बहुत पहले की बात है, आज के टाइम से लगभग 50-60 साल 100 साल पहले की बात है, जब साइंटिस्ट लोग को एटॉमिक मास के बारे में मालूम पड़ा था, तब की बात है। तब उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास रखो। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, कार्बन को मानेंगे रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब तराजू देखा है, तराजू कैसा होता है, तराजू में देखोगे एक साइड रखते हैं हम लोग किलो, जैसे 1 किलो रखा, 1 किलो का क्या रखा हमने, वो स्टोन रखा या फिर कुछ भी जो होता है ना वेट रखा, उसके ऊपर हमने क्या रखा, यहाँ पे आलू प्याज कांदा रखना शुरू किया। जब दोनों बराबर होंगे तो लेवल क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे मालूम पड़ेगा हाँ 1 किलो के बराबर इतना आलू 1 किलो के बराबर है। वैसा ही सेम साइंटिस्ट लोग ने बोला कि हमारा रेफरेंस एटम कौन रहेगा, कार्बन। कितना रहेगा रेफरेंस एटम, कार्बन। कार्बन को हम लोग रेफरेंस रख के हम लोग बाकी एटम को तोलेंगे, समझेंगे। लोग ने बोला कार्बन का वैल्यू कितना है, 12 है। कितना वैल्यू है, 12। कितना वैल्यू है कार्बन का, 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना रख दिया उन लोग ने, 12। कैलकुलेशन किया और बोला कि 12 है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन। बाकी फिर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, बोला कि हाइड्रोजन का क्या रखेंगे, तो लोग ने बोला हाइड्रोजन का रखेंगे 1, क्योंकि देखो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ये मैंने कार्बन रखा है तराजू में, कितना है 12। एक कार्बन अकेला कितना होता है, 12 के बराबर होता है। एक कार्बन अकेला किसके बराबर होता है, 12 के। और एक हाइड्रोजन किसके बराबर है, 1 के। मतलब देखो अगर पूरा वजन 12 है, पूरा वजन कितना है 12, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 है, इसका मतलब हर हाइड्रोजन को कितना मास मिलेगा, 1/12। कितना मिलेगा वहां पे, 1/12। समझे क्या, टोटल कितना है, देखो टोटल कितना है इसका आ रहा है 12 आ रहा है, इसका टोटल वजन कितना है 12। इसके लिए एक का वजन कितना रहेगा, 1/12। ऐसे कितने हैं हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एक और। टोटल कितने हमारे पास 12 है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी, ये कितना आएगा, देखो 1 आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का वजन कितना है हमारे पास, 1 के इक्वल, और कार्बन का वजन कितना है 12 के इक्वल। इसके लेके हम लोग चल रहे थे। बाद में लोग ने बोला कि हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो लोग ने बोला उसका वैल्यू भी क्या रहेगा 1, और न्यूट्रॉन का वैल्यू भी क्या रहेगा 1। ऐसा ही लेके चले वो लोग। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या रहेगा हमेशा, रिलेटिव मतलब कार्बन के कंपेयर में, एच के कंपेयर में कितना है, एच के कंपेयर में और कार्बन के कंपेयर में कितना, बार बार वो देखते। सो बाद में ये जो टॉपिक था, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था, बाद में ये खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया, खराब हो गया, बिकॉज हमारे पास नया मशीन आ गया। उस मशीन का नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये सब चीजें आ गई। कार्बन के हमारे को एटम्स के बारे में और मालूम पड़ा, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन का मास होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, शेल होता है, सब मालूम पड़ा। तो मालूम पड़ने के बाद हमने क्या किया, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला। क्या निकाला, एग्जैक्ट वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू निकाल लिया। तो देखो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफाइड मास। आज के टाइम पे यूनिफाइड मास ही क्या है, एटॉमिक मास का यूनिट है। पहले क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। आज के टाइम पे क्या चलता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। उसमें बोला गया है कि उसको बोलते हैं डाल्टन। क्या बोलते हैं उसको, डाल्टन। अगर तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है या फिर एक न्यूट्रॉन है या फिर हाइड्रोजन है, तो मतलब एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1U। 1U का मतलब 1 डाल्टन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब जीरो के बाद ऐसे लिखोगे ना इसको, जीरो के बाद कितने जीरो आएंगे, 27 जीरो आएंगे, फिर ये नंबर आएगा। तो मतलब बहुत छोटा होता है, लेकिन हमने फिर भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया है, मशीन्स के थ्रू निकाल लिया है। सो हमारे वो मालूम पड़ गया है अब कि एक प्रोटॉन का कितना यूनिट होता है, डाल्टन्स में कितना होता है, डाल्टन। और 1 डाल्टन कितना होता है, 1 डाल्टन की वैल्यू बहुत कम होती है। कितनी होती है, 1.66053904। देखो माइनस है ना, -27 का मतलब क्या रहेगा,
0.0000000 चलते रहेगा, क्या तक? 27 तक चलेगा, उसके बाद कोई नंबर आएगा। तो कितना छोटा वैल्यू है हमारा एटॉमिक 1 प्रोटॉन का और 1 न्यूट्रॉन का, उसको हम लोग बोलते हैं 1 डाल्टन्स। क्या बोलते हैं उसको? 1 डाल्टन्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कुछ और भी चीजें जो पहले थी, जब आपकी सही हो गई। देखो पहले के टाइम पे क्या था, डाल्टन जो था ना साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया था स्टार्टिंग के टाइम पे, तो उसने बोला कि मुझे जो केमिकल मिल रहा है अपने हिसाब से रखूंगा उसके नाम। तो उसने देखो डाल्टन के सिंबल बनाते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या था उसका सिंबल, हाइड्रोजन के सिंबल क्या था, एक सर्कल बनाओ, सर्कल में क्या रखो, एक डॉट, क्योंकि वो मानता था कि सर्कल के अंदर डॉट है ना, मतलब उसके अंदर क्या है, एक क्या है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, बाकी सब तो कुछ है नहीं। तो सर्कल बनाया मतलब हाइड्रोजन, उसमें दिखाया कि हमारे पास क्या एक प्रोटॉन है, तो उसको बोला उसने हाइड्रोजन। क्या कहा उसको? हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट कॉपर, कॉपर को कैसे दिखाएगा वो? कॉपर को ऐसे दिखाएगा, देखो उसने बोला एक सर्कल बनाओ, सर्कल में क्या लिखो, सी, तो क्या मालूम पड़ेगा कि वो क्या है, कॉपर। किसने बोला? ये डाल्टन ने बोला। लेकिन बाद में जब और एलिमेंट्स मिलते गए तो हम कैसे रखे, उसने बोला कि एक एलिमेंट का नाम ऐसे रख दो, प्लस बना दो, एक का नाम ऐसे एन लिख दो, ऐसे कितने करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। तो यहाँ पे ऐसे करना गया, तो बाद में हमारे पास बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि एक मेथड देता हूं, जो भी तुम नाम रखते हो ना, नाम कौन सा, जैसे कि देखो तुमने बोला एक केमिकल का नाम हाइड्रोजन है, क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन, तो उसका पहला वर्ड चूज कर लो, तो वो क्या रहेगा, एच, एच का मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्या रहेगा, हाइड्रोजन। फिर उन्होंने बोला देखो कोई और केमिकल अगर सेम आया तो क्या करने का, जैसे हीलियम आ गया, अब उसका भी पहला वर्ड क्या रहेगा, एच, तो उसने बोला टेंशन नहीं, तुमने एच चूज कर लिया ना, एच के साथ साथ ई को भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, एच ई, एच ई का मतलब क्या रहेगा, हीलियम, और एच का मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे बर्जीलियस ने कुछ कुछ केमिकल का बताया, बाद में बर्जीलियस का हो गया डेथ, बर्जीलियस का टाइम खत्म, और हमारे पास फिर नए नए केमिकल्स और भी आ गए, कोई नए नए एलिमेंट्स और भी आ गए, तो एक संस्था बनी, संस्था का नाम क्या था, IUPAC, क्या नाम था उसका, IUPAC। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को लेकर कुछ साइंटिस्ट लोग जमा हुए और एक संस्था बनाए, उसके अंदर क्या किया, उन लोग ने बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ स्टडी किया, लोग ने अपना सिस्टम लेके आए, बर्जीलियस के ऊपर ही अपना सिस्टम लेके आए। तो लोग ने क्या बोला, पहला लेटर चूज करो, नहीं तो पहला लेटर, पहला ऑप्शन क्या है, जो फर्स्ट लेटर है तुम्हारे नाम का उसको चूज करो। सेकंड बोला वो लोग ने, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड को चूज करो, अगर पहला ऑलरेडी हो चुका है तो पहला और सेकंड को चूज करो, या फिर अगर पहला भी हो चुका है, पहला और सेकंड भी हो चुका है, सो तुम्हारे पास पहला, अगर मान लो देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन के केस में क्या होता है, क्लोरीन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले सी लिखते हैं, सी लिखते हैं, और कौन सा लेते हैं, एच को लिया क्या, नहीं हमने एल को लिया, तो उसका सिंबल क्या आता है, Cl, इसका सिंबल क्या आता है, He। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट लेटर लेंगे और उसके बाद सेकंड थर्ड नहीं, कुछ और सेकंड से को छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारे को कभी कभी क्या लेना पड़ेगा, एक लेटर, या तो एक और कोई और लेटर, या तो एक कोई सेकंड लेटर, ये 3 रूल बने, यहाँ पर 3 रूल बने। उसके बाद एक और रूल बना, मान लेते हैं कि कोई नया अजीबो गरीब केमिकल ऐसा जिसका हम लोग नहीं रख रहे, मतलब ऐसा केमिकल जो पहले से ही कहीं और मिला है, कोई और लेटर में मिला है, ग्रीक लेटर में मिला है, तो उसके लिए स्पेशल नाम दिया, कुछ केमिकल को स्पेशल नाम दिया गया, लैटिन नेम्स ग्रीक नेम के ऊपर। जैसे कि सोडियम, हम बोलते हैं सोडियम, लेकिन दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं नाइट्रियम, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रियम। तो सोडियम को लिखेंगे, बोलेंगे सोडियम, लेकिन उसका सिंबल क्या रहेगा, Na, ये स्पेशल है उसके लिए, खाली इसके लिए, किसके लिए स्पेशल है, सोडियम के लिए। वैसे एक और केमिकल है पोटेशियम, पोटेशियम को हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका जो सिंबल आता है क्या आता है, के। वैसे ही गोल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड, लेकिन जहां ये मिला था स्टार्टिंग में उसको हम बोला था ऑरम, क्या बोला था उसको, ऑरम बोला था, तो उसका सिंबल क्या आएगा, Au। उसके सिल्वर, सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर, लेकिन जहां मिला था उसको बोलते हैं Ag। ऐसे ही हमारे पास एग्रीनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कुछ कुछ स्पेशल की सिंबल्स भी है, स्पेशल नाम के ऐसे कीवर्ड्स भी आएंगे, केमिकल्स भी आएंगे। तो क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें नामकरण करना है, नाम देना है, सिंबल देना है, तो क्या करो, पहले नाम उठाओ, नाम का पहला लेटर, जैसे कि H के केस में पूरा नाम क्या है, हाइड्रोजन, सिंबल क्या बनेगा, H। पूरा नाम क्या है, हीलियम, सिंबल क्या बनेगा, He। हमने क्या उठाया, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ये कंपलसरी है। नाउ नेक्स्ट, उसने बोला कि अगर फर्स्ट सेकंड चूज नहीं करना है, थर्ड भी चूज कर सकते हो, कभी कभी हम लोग थर्ड भी चूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, सी, पूरा नाम क्या है, क्लोरीन, पूरा नाम क्या है,
क्लोरीन, क्या बनाया नाम हमने, सी और एल, ये भी पॉसिबल है। और कभी कभी क्या होता है, स्पेशल नेम्स भी होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल नेम्स के सॉरी स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स भी रहते हैं, जैसे कि किसके केस में, सोडियम के केस में। सोडियम का नाम क्या है, सोडियम, तुम्हें लगना चाहिए एस बनना चाहिए, तो SO बनो या तो SD, कुछ तो ऐसा बनो, लेकिन उसने क्या बनाया, पूरा अलग ही बना दिया, क्या बना दिया, Na, क्योंकि उसका दूसरी भाषा में क्या नाम है, कुछ और नाम है। यहाँ पे देखो पोटेशियम, पोटेशियम का क्या स्पेशल नाम, जो ग्रीक में पहले भाषा थी उसमें जो नाम था उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखा है, के। वैसे ही गोल्ड है, वैसे ही सिल्वर है, गोल्ड का क्या आता है AU, सिल्वर क्या आता है HG। वैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का आता है HG, उसमें H की कोई नामो निशान, लेकिन फिर भी मर्क्यूरी का आता है HG। ऐसे बहुत सारे केमिकल जिसको क्या नाम दिया गया, स्पेशल नाम दिया गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो ये सब पढ़ लिया एलिमेंट्स के बारे में। अभी एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3। पहला एलिमेंट होता है जो होता है मोनो एटॉमिक्स, कैसा होता है, मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम होता है। जैसे कि देखो, अगर तुम्हारे पास हीलियम गैस है ना, हीलियम गैस, तो उस गैस के अंदर एक ही गोल गोल ऐसे छोटे छोटे क्या एक ही एटम है। अगर तुम इसको एक को अलग भी कर दोगे तो भी वो रह लेगा। हीलियम के अंदर अकेला एक एटम, ओनली 1 एटम रह सकता है, ओनली 1 एटम रह सकता है, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन जो अकेले नहीं रहेगा। हाइड्रोजन को साथ में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो H और H बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे H2, क्या बोलेंगे उसको, H2। तो देखो एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, H और H दिख रहा है, कितने एटम हो गए, 2। 2 का मतलब होता है डायटॉमिक। क्या ये दोनों सेम है कि अलग है, सेम है ना, इसलिए उसको एलिमेंट बोलते हैं। मान लो अगर ऐसा होता H बॉन्ड Cl, H होता और क्या होता बॉन्ड Cl, तो क्या इसको एलिमेंट बोलते, नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड क्यों बोलते, क्योंकि ये अलग हो गया ना, जब अलग रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड, सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एलिमेंट। समझ गया। वैसे देखो यहाँ पर O2 है, O2 दिख रहा है, O2 मतलब क्या, ये भी O वो भी O, दोनों भी क्या है, एलिमेंट, दोनों भी क्या है, एलिमेंट। तो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा टाइप का एलिमेंट, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा, 2 या उससे 2 से ज्यादा, 2 रहेगा तो डायटॉमिक भी बोलते हैं, कभी कभी पॉली भी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास देखो 1 से ज्यादा, 1 हुआ तो मोनोएटॉमिक, 2 हुआ तो डायटॉमिक, ज्यादा हुआ तो पॉलीएटॉमिक। क्लियर रखो इतना। नाउ नेक्स्ट देखो, अभी O है ना, O बॉन्ड ऐसा रखे, C बॉन्ड O रख दे अगर, तो देखो क्या ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, देखो क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है और बाकी 2 क्या है, ऑक्सीजन, 2 तीनों अलग अलग है ना, ये 2 से बट ये बीच में अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं तीनों भी O ले लूं, तीनों भी O लिया मैंने, तो क्या रहेगा, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O, आपस में इसका बॉन्ड कर दिया, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। क्या रहेगा, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। क्या ये कंपाउंड बना, नहीं। वैसे देखो अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, N बॉन्ड N, क्या ये एटम, क्या ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, इसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स है ना, दोनों सेम है कि अलग है, दोनों भी सेम है, सेम रहेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट। मान लेते हैं इसमें एक और आ गया NH3 करके, क्या आ गया, NH3, यहाँ पे एक N है, बाकी यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो इसको बोलते हैं NH3। इसमें कितने एटम्स है टोटल, 4, इसमें एक नाइट्रोजन है, बाकी 3 क्या है, सेम। तो तुम बताओ ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। समझ में आ गया एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो देखो एलिमेंट कैसा होता है, सेम टाइप का, अगर अकेले रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक, किसी के साथ में रहे तो क्या बोलेंगे उसको, डायटॉमिक, और अगर ज्यादा है 2 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीएटॉमिक। समझ में आ गया। अगर 2 अलग अलग केमिकल्स है तो क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड। तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। सो कंपाउंड के लिए स्टेटमेंट लिखो, एक कंपाउंड के देखो बुक में लिखा भी है, मैं बोल लेता हूं। देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म, यहाँ पे देखो लाइन तुम्हें लिखना है, कंपाउंड्स आर फॉर्म by chemical attraction between 2 different elements. Compounds are formed by chemical attraction between 2 different elements. फटाफट लिखो ये।